नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में हम समय समय पर विभिन्न व्यक्तियों, विभिन्न घटनाओं, विचारधाराओं, परिस्थितियों, आकलनों, आशंकाओं और अनुमानों पे बात करते हैं। कुछ व्यक्तियों पे भी बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, उन्हें याद करने वाले हैं, स्वर्गीय श्री फिदेल कास्त्रो को। अब बात यह है कि जब जो वो अब दिवंगत हो चुके हैं, तो दिवंगत व्यक्तियों के बीच के बारे में कैसे बात की जाए या कि ना की जाए, उनके अच्छे कामों को याद किया जाए, और जो है बुरे कामों को भूल दिया जाए या ना भूला जाए। तो इसके बारे में देखिए, भारत की जो पत्रकारिता के बड़े भारी बड़े हस्ताक्षर रहे हैं स्वर्गीय, वो भी अब दिवंगत हैं, स्वर्गीय विनोद दुआ। तो विनोद दुआ साहब की बात सुन लेते हैं कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में क्या कहा, उनके संबंध में क्या कहा, और फिर उसके बाद में राजीव गांधी जी के बारे में क्या किया। तो फिर उस बात को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि भारत में पत्रकारिता में ये कहा जा रहा है कि बहुत डूब चुकी है, नीचे जा चुकी है, रसातल में जा चुकी है ना। सब कुछ संघियों के कंट्रोल में आ गया है, इसीलिए सब डिस्टॉर्टेड नैरेटिव है। बहुत ही शोचनीय और बहुत ही बुरी स्थिति है। तो आज से 6 साल पहले और हम बात क्या कर रहे हैं कि दिवंगत व्यक्तियों को कैसे याद किया जाए। तो प्रगतिशील पत्रकारिता के एक बड़े हस्ताक्षर श्री विनोद दुआ को सुन लेते हैं, फिर ये बात को हम आगे बढ़ाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हो गया। उनकी उम्र 93 साल थी। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पाखंड होता है, दिखावा होता है कि जो दिवंगत हो जाए, जो इस दुनिया में न रहे, जिसका देहांत हो जाए, उसको अचानक से महापुरुष बना दिया जाता है। जी। और फिर जो जिस तरह की श्रद्धांजलियां दी जाती है, ये समझा जाता है कि दिस इज पॉलिटिकली करेक्ट टू प्रेज ए पर्सन आफ्टर ही इज गॉन। तो बेहतर यही होता है कि जो शख्स चला गया है उसको सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि जो अच्छाइयां थी वो भी गिनाई जाए, जो उनके हाथों से सही काम नहीं हुए, जिनका असर समाज पर पड़ा, वो भी बताया जाए। कुर्सी पाने की बहुत ही तुच्छ और बहुत ही क्षुद्र इच्छा में इंसान किस हद तक नीचे गिर सकता है, इसका एक उदाहरण, इसकी एक मिसाल सामने आई जब प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय राजीव गांधी पर एक ऐसी टिप्पणी की, कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जो हमारे यहाँ सही नहीं माना जाता कि जो दिवंगत हो चुका है, जो इस दुनिया में नहीं है, उसके खिलाफ ऐसे बोला जाए। तो ये आज से 6 साल पहले या उससे मतलब ये तो 6 साल पहले तो लगा है, उससे पहले भी होगा। यानी कि जब ये माना जा रहा है कि ये लोग जब पत्रकारिता करते थे, ये जब परिस्थितियों पर टिप्पणियाँ करते थे, और ये सब लोग जो है वो जनता को एजुकेट करते थे, उन्हें प्रगतिशीलता के रास्ते पे जो है वो दकियानुशीलता से खींच करके उनको प्रगतिशील बाड़े में ले आते थे, और उनमें कुछ बड़ी समझ भर देते थे, और उनका अनुसरण करके लोग जो है वो कितना अच्छा व्यवहार करते होंगे। तो ये इसका हमने एक नमूना देखा। हाँ, एक नमूना ये देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में तो उन्होंने क्या कहा, और फिर उसके बाद में मोदी जी का नाम लेकर के मोदी जी की भर्त्सना की कि उन्होंने जो है वो राजीव गांधी के बारे में क्यों कहा, क्या कहा। यानी कि खुद जो काम कर रहे थे, अटल जी को जिस तरह से याद कर रहे थे कि वो इतने साल के थे और ये थे वो थे, और यह पाखंड ना किया जाए कि उनकी प्रशंसा ना की जाए, तो वो पाखंड नहीं कर रहे थे। लेकिन पहली बार में वो फिर पाखंड कर रहे थे, तो यही माना जाए कि दोनों तरफ पाखंड कर रहे थे। तो चलिए साहब, अब प्रगतिशील पत्रकार को छोड़ देते हैं, वो भी दिवंगत हो चुके हैं, बस उनकी बात को हमने रिपीट किया उन्हीं के शब्दों में, ताकि कोई ये ना कहे कि ऐसा तो उन्होंने कहा ही नहीं था, ये सब नागपुर से चली हुई बकवास है। वैसे हमारा कोई नागपुर से संबंध है नहीं। तो क्रांतिकारी, विशिष्ट क्रांतिकारी, बड़े बड़े क्रांतिकारियों में बड़े नाम के रूप में प्रसिद्ध, प्रचलित और पूजनीय श्री फिदेल कास्त्रो ने 1959 में जो है वो क्यूबा की जो आतताई तानाशाह थे, उनसे छुटकारा दिला दिया क्यूबा की जनता को, और उन्हें ये वचन दिया कि अब स्वतंत्रता आ गई है वगैरह वगैरह, अब क्रांति आ गई है। लेकिन अब ये क्रांतिकारी थे, देखिए वामपंथी लोग थे, तो इन्होंने क्या किया, जल्दी से
वो जो एक एक पूरा जो देश था जो कि अपने एक आतताई से छुटकारा पाने के लिए छटपटा रहा था, तो उस छटपटाहट में उन्होंने फिदेल कास्त्रो को और चे गुवेरा को अपना नायक बना लिया और ये लड़ाई जीत गए। बड़ी भारी लड़ाई इन्होंने जीती उस बार, ये इस मामले में कोई नहीं है। लेकिन जीतने के बाद में जो उन्होंने वायदे किए उसका क्या हुआ? मुख्य बात तो ये है कि उन्होंने अपने देश क्यूबा को एक जेल में बदल दिया। हजारों लोगों को जो है वहाँ से भागना पड़ा, यानी कि वहाँ से ऐसे लोग भागे, कहते हैं कि लाखों लोग तो समुद्र में डूब के मर गए, क्योंकि वो क्यूबा के ऑप्रेसिव सिस्टम से, अत्याचारी शासन से भागना चाहते थे। और भाग के कहाँ जाना चाहते थे? वामपंथियों के एंटीडोट, यानी कि अमेरिका में जाना चाहते थे। ये तो आजकल पता लग रहा है कि वामपंथियों का, वामपंथ का नशा एक ऐसा नशीला जहर है जो कि अमेरिका की डेमोक्रेसी में भी पूरा फैल गया है। और वहाँ पे आगे चल के फिर उन्होंने डीप स्टेट क्रिएट कर दी, जो कि डीप स्टेट को गाली, तो काम तो डीप स्टेट करता था और गाली कैपिटलिज्म को और अमेरिका को पड़ती थी। तो खैर हम भटक रहे हैं। तो मियामी के आसपास में करीब 20 लाख लोग रहते हैं जो क्यूबन डिसेंट के हैं, क्यूबा से हैं। और कहते हैं कि इससे आधे वाधे या पता नहीं कितने तो क्यूबा से भागने के। भाई कोई आदमी कहाँ से भागेगा भाई? प्रताड़ना से भागेगा, गरीबी से भागेगा, मुश्किलात से भागेगा ना। तो भाग के कहाँ जा रहा है? एक वामपंथी देश से जो कि नया नया जो है वो स्वतंत्र हुआ है, आतताई शासन से उसे मुक्ति मिली है और उसका नायक मिला है फिदेल कास्त्रो जैसा, जिसने ये प्रण लिया था, लोग मानते थे कि वो उनका जीवन बदल देगा, उसने उसको नर्क में बदल दिया। और हज़ारों लोग इसके अंदर जो है ना वो खेत रहे, उन्हें मार डाला गया। और चे गुवेरा के बारे में तो फिर पहले भी बात हुई, दोबारा बात करेंगे कि वो आदमी अपने पिस्टल से 600 लोगों से अधिक मारा है। और फिदेल कास्त्रो के पूरे शासन के कारण दसियों हजार लोगों को यातनाएं दी गई हैं, उन्हें मार डाला गया है। और ये बात सही है कि अमेरिका ने जो एम्बार्गो उसको लगाया और फिर जाके ओबामा ने उसको उठाया, तो उससे एक असर पड़ा। लेकिन ये महाशय 2011 तक सत्ता में थे। 2006 के आसपास में इन्होंने अपने भाई राउल कास्त्रो को सत्ता सौंप दी थी, लेकिन फिर भी सत्ता की बागडोर इन्होंने 2011 तक रखी, अपने पास ही रखी। भी कोई भी तानाशाह जो है ना अपनी शक्ति किसी को देता नहीं है, किसी दूसरे को तो देगा ही नहीं। तो इन्होंने भी जो तानाशाह हैं उनके जो है वो परिवारवाद का पालन करते हुए, समाजवादी वामपंथियों में, भारत के उसमें तो देखिए समाजवादी में तो परिवारवाद पूरी तरह से छाया हुआ है। बिहार इसका एग्जाम्पल है, यूपी भी एक तरह से है ही, बाकी जगह भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 2011 तक सत्ता में रहे और इनके ऊपर कहते हैं कि बहुत ही अधिक उनका असैसिनेशन, इन्हें मार डालने के अमेरिका के द्वारा भी किए गए, CIA के द्वारा कहते हैं कि कोई दर्जनों किए गए। कुल मिला के वो संख्या बड़ी अजब सी लगती है कि कहते हैं कि कोई सैकड़ों उनके ऊपर अटैम्प्ट किए गए। लेकिन ये बंदा जो था वो क्रांतिकारी था तो बच गया। अब वो क्रांतिकारी तब बच गया या कि जो है वो क्यूबा को लंबे समय तक जो है वो ऑपरेशन में आतताइयों के रूल में ही रहना था, उसके कारण बच गया। तो ये 2011 तक सत्ता आई। और फिर उसके बाद में जब वो परमात्मा ने कहा कि जो मैंने तुमको काम सौंपा था कुछ छटनी करने का, तुमने तो कुछ ज़्यादा ही कर दी है, तो अब गुरु आ जाओ यहाँ पे। तो उनको 2016 में परमात्मा ने ऊपर बुला लिया। अगर परमात्मा ऐसा नहीं करते तो आज वो 99 साल के होते और भारत के प्रगतिशील शायद प्लेन लोड ले करके उनसे मिलने जाते, उनकी पूजा पाठ करते। हो सकता है कि कहीं भारत में उनका एक मंदिर भी बनाया जाए। और देखिए विनोद शोभा साहब की बात तो दोनों तरफ है कि वो कह रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी तो कह रहे थे कि वो अच्छे और बुरे पर आकलन होना चाहिए और ज़बरदस्ती जो पाखंड नहीं होना चाहिए उनकी बड़ाई का, तो हम भी पाखंड नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ विनोद शोभा साहब जो है वो मोदी जी को कोस रहे थे कि उन्होंने जो है वो राजीव गांधी के बारे में क्या कह दिया। भाई राजीव गांधी किस बारे में कहा भी याद नहीं है। भाई राजीव गांधी ने भी कोई कम थोड़ी कुछ क्या क्या किए थे, खैर उसको बात नहीं करेंगे। तो कुल मिला के बात ये हुई कि इतने लंबे समय तक इस व्यक्ति ने वहाँ पे शासन किया, एक नृशंस उसकी तरह शासन किया। और क्यूबा के बारे में और भी देख लें
कि जब भारत की जीडीपी की ग्रोथ ग्रोथ रेट जो है वो 2-3% होती थी, तो भारत के विद्वान, अति विद्वान अर्थशास्त्रियों ने उसे एक नया नाम दिया। उन्होंने कहा ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, क्योंकि हिंदू तो ग्रोथ में विश्वास करता नहीं है। उसने तो पहले ही पुण्य प्राप्त कर लिया, पूजा पाठ में लगा रहता है और उसको निर्वाण प्राप्त हो चुका है, इसलिए वो कोई भी जो है ना वो अर्थ की प्रगति चाहता नहीं है। लेकिन उन्होंने इतिहास देखा नहीं था, खैर, तो उन्होंने दे दिया इसको कि ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। और अब क्यूबा की तरफ बात करें तो उसकी पॉपुलेशन कितनी है, उसकी जनसंख्या करीब 1 करोड़ 10 लाख के आसपास है, यानी कि इजराइल से थोड़ा सा बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से। और वहाँ की जीडीपी कितनी है, वहाँ की जीडीपी अभी अभी सालों में 25 बिलियन डॉलर है। भारत की जीडीपी भी 1960 में 25 बिलियन डॉलर थी। खैर जनसंख्या में फर्क होगा, और 2% उनकी ग्रोथ रेट है। तो ये क्यूबा की 2% ग्रोथ रेट को कौन सी रेट, क्या कास्त्रो रेट ऑफ ग्रोथ माना जाए, या वामपंथी रेट ऑफ, वामपंथियों में कहते लोग नाचने लगे, कहते नहीं 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 चीन है हमारा। अरे भाई चीन, उनको कैसे समझाएं? देखिए किसी वामपंथी को कुछ समझाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि तो ठस मामले में कुछ चीज़ें मान के बैठे हुए हैं। जैसे अभी भी मानते हैं कि वो चीन वामपंथी है, उनको कैसे समझाएं कि माओ की मृत्यु के बाद में वहाँ वामपंथ का कुछ रह ही नहीं गया है, क्योंकि वहाँ तो व्यापार का और धन एकत्र करने का जो है ना वो आपको दे दी गई है, तो उस किस तरह से होगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, उनको समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, वो समझेंगे नहीं भी नहीं। तो कुल मिला करके ये मान लिया जाए कि ये रेट को तो कास्त्रो रेट ऑफ ग्रोथ ही कहा जा सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि फिर भारत का भी इसका संबंध रहा है, क्योंकि फिदेल कास्त्रो साहब ने इंदिरा गांधी जी की बड़ी बातचीत होती थी। हो सकता है इंदिरा जी ने इनसे कुछ सीखा समझा हो, और कोई इमरजेंसी लगाने में उनका कोई इसमें उन्होंने कोई प्रेरणा ली थी या नहीं ली थी वो नहीं मालूम। लेकिन क्यूबा को जो है ना वो नॉन अलाइंड मूवमेंट का अध्यक्ष बना दिया था। बताइए, नॉन अलाइंड मूवमेंट में एक वामपंथी अध्यक्षता कर रहा है, ये कितना बड़ा फ्रॉड है। लेकिन देखिए इस फ्रॉड पे कहाँ ध्यान जाता है। और फिर वहाँ पे एक यासिर अराफात को बुलाया, यानी कि यासिर अराफात जिन्होंने एक एक हिस्से को, फिलिस्तीन के हिस्से को, लोगों को आज तक उनके कारण लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, एक आतंकवादी संस्थान भी चलाते थे। लेकिन फिलिस्तीन को सबसे पहले शायद मान्यता देने में भारत में इंदिरा गांधी जी का हाथ था, उन्होंने दे दी थी। तो आप ये देखिए कि वो 1983 की बात है, और 2006-05 में देखो ना जब वो आए थे भारत के अंदर, वेनेजुएला की ह्यूगो चावेज जो कहते हैं भाई अतिरेक हो सकता है, कहते हैं कि जेएनयू में छोरा छोरी बेहोश हो गए थे, क्योंकि उनके सामने क्रांति का एक प्रतीक खड़ा था। और उन्होंने ये भान हुआ शायद कि क्योंकि इसके पैर पड़ चुके हैं भारत में, तो भारत में जो रुकी हुई क्रांति है जो पिछले 90 साल से नहीं आ रही, उस समय के 90 साल की 80 साल से नहीं आ रही है, अब तुरंत आ जाएगी ये। यानी कि 2006 और अब के अंदर तो जो है ना 1925 से जन्म लेने के बाद ही तो क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं वामपंथी लोग, यानी कि प्रगतिशील लोग। तो हमने बातचीत की 2-3 बातों में। एक तो क्या है कि जो दिवंगत नेता हैं उसके बारे में क्या बात करनी चाहिए, क्या पाखंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसमें विनोद दुआ साहब की जो टिप्पणी थी वो एक हमारे काम आई कि उनसे हमने समझा, और समझना चाहिए भी विनोद दुआ बहुत ही प्रगतिशील व्यक्ति थे। तो और उस समय जो है वो कहते हैं स्वर्णिम काल चल रहा था पत्रकारिता का, तो उसका एक नमूना हमने सुना। आजकल तो मानते हैं कि पूरा सब कुछ खड्डे में जा चुका है तो ये भी हमने समझा, और फिर किस तरह से हम आकलन करें। हमने इनके बारे में जो मोटी मोटी बातें हैं वो सामने लाई कि भाई उनको कहते हैं, ऐसा कहते हैं, उसका कोई वो नहीं है कि एक ऑपरेसिव सिस्टम जो है वो कहीं भी बेस्ट लोगों को प्रोवाइड नहीं करता। तो अब उसमें कोई कौन सा उन्होंने क्या किया है कि वहाँ पे मेडिकल हेल्थ बहुत बढ़िया हो गया और स्कूलिंग बहुत बढ़िया हो गई। भाई वामपंथी शासन में क्या स्कूलिंग होगी, मुझे बताइए आप। जो ऑपरेसिव सिस्टम में है, जहाँ के जो आपके विरोधी हैं, मतलब जो प्रश्न पूछने की, रवीश कुमार और बात कहते हो ना कि सरकार से प्रश्न पूछना हमारा अधिकार है। भाई क्यूबा में कितने लोगों का अधिकार है, चाइना में कितने लोगों का अधिकार है, कभी रूस में कितने लोगों का अधिकार होता था, है?
कभी पूर्वी जर्मनी में जाके उस इसको एक हिस्से में मैं काफ़ी दिन तक घूम फिर चुका हूँ, रह चुका हूँ। वहाँ की बातें जब यहाँ के वामपंथी मित्रों को उठाई तो तुरंत रिजेक्ट कर दिया और मुझे उन्होंने कह दिया कि तुम तो बिल्कुल ये जो है फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं तुम देख के आए हो, तुम बनावटी बातें कह रहे हो। तो खैर, तो हमने याद किया आज फिदेल कास्त्रो को, उनका जन्मदिन है 13 अगस्त को, और कहते हैं कि उनके कारण हज़ारों लोग जो है वो मारे गए, प्रताड़ित हुए, आज भी प्रताड़ित हो रहे हैं। 2% जीडीपी की ग्रोथ रेट चल रही है, भारत 6 साढ़े 6 पे चल रहा है। वो पहले ज़्यादा थी तो क्यों थी, उस पर कभी अलग बात करेंगे। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत हमने फिदेल कास्त्रो के बारे में की, वो आपको पसंद आई होगी। उसका कुछ लिंक भी भारत की पत्रकारिता के स्वर्णिम काल से हमने जोड़ा, और फिर इंदिरा जी को भी याद कर लिया, क्योंकि फिदेल कास्त्रो इंदिरा जी की बड़ी अच्छी जो है वो ट्यूनिंग थी। वो कहते हैं प्रेरित थे दोनों एक दूसरे के, और फिर हरसिर आवाज जैसे जो है वो क्रांतिकारी थे, यानी कि कितने सारे क्रांतिकारी एक साथ थे। तो उनको याद किया, तो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपको फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।